हेलो दोस्तों, टुडे विल डिस्कस इम्पोर्टेंट टॉपिक एनपीए which is very important topic for IAS prelims or different state PCS. Let us discuss NPA. What do you mean by NPA? Non performing assets. NPA, whenever a bank provides loan to different sector, जब कोई बैंक डिफरेंट सेक्टर को लोन प्रोवाइड करवाता है और वो लोन विद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंस लास्ट 90 डेज से, पिछले 90 दिन से वापस नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं एनपीए। अकॉर्डिंग टू आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई की एक रिपोर्ट आती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिमम एनपीए ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक रादर देन प्राइवेट सेक्टर बैंक। वाई पब्लिक सेक्टर बैंक इज मोर एनपीए देन प्राइवेट सेक्टर बैंक? जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका एनपीए ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर बैंक की अपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में जो नॉर्म्स है वो थोड़े लिबरल हैं रादर देन प्राइवेट सेक्टर बैंक। एट प्रेजेंट इन इंडिया, अप्रोक्स इंडिया में लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास एनपीए है। नेक्स्ट, types of NPA. Generally there are 3 types of NPA. NPA 3 टाइप का होता है जनरली। फर्स्ट सब स्टैंडर्ड, सेकंड डाउटफुल, थर्ड लॉस। सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, loss asset. There are 3 types of NPA in India generally. पहला है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड एसेट वो एनपीए जो लेस देन 12 मंथ्स और इक्वल टू 12 मंथ्स, या तो 12 महीने से कम या 12 महीने तक एनपीए होता है, उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एनपीए। नेक्स्ट, डाउटफुल, मोर देन 12 मंथ्स। जो एनपीए 12 मंथ से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं डाउटफुल एसेट्स। थर्ड, लॉस एसेट्स। जिस लोन की वापस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी, जिस लोन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, जिसकी बैंक ये मान लेता है कि ये लोन वापस नहीं आएगा, तो उसको क्या कर दिया जाता है? रिटर्न ऑफ, उसको बैंक हटा देता है। जिसकी बिल्कुल कोई होप नहीं होती, कोई आशा नहीं होती कि ये लोन वापस आ जाएगा, उसको बोलते हैं लॉस एसेट। ये थे 3 टाइप्स ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स सब स्टैंडर्ड, मोर देन 12 मंथ्स डाउटफुल, और देर इज नो पॉसिबिलिटी, देर इज नो होप ऑफ रिकवरी, उसको बोलते हैं लॉस एसेट्स। ये थे 3 टाइप के टाइप्स ऑफ एनपीए। नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ एनपीए इन इंडिया? मैं करंट स्टेटस की बात करूं एनपीए की इंडिया में, 2014 के दौरान लगभग इंडिया में ग्रोस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 3.8% था। इन 2018 ये बढ़कर हो गया 11.2%। 11.2% 11.2% अकॉर्डिंग टू आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। बट अगर मैं करंट की बात करूं, अप टू मार्च 2023 में जो एनपीए था वो लगभग 3.9% था, और सितंबर 2023 तक ये घटकर 3.2% हो गया। 3.2% हो गया। मार्च 2023 में
ये था 3.9% और सितंबर 2023 में 3.2% था। और ये लास्ट 10 ईयर में पहली बार एनपीए घटा है, रिड्यूस हुआ है। ये था करंट स्टेटस ऑफ एनपीए। अब धीरे धीरे जो एनपीए है इंडिया में, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंकों का है चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंकों का है, वो एनपीए धीरे धीरे घट रहा है। नेक्स्ट, कोजेज ऑफ एनपीए क्राइसिस। एनपीए क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है एनपीए बढ़ने की, क्या कारण है एनपीए बढ़ने के, एनपीए क्यों बढ़ रहा। एनपीए बढ़ने के कई कारण हैं इंडिया में। पहला कारण है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। इन 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया, अमेरिका में मंदी आई। उस मंदी के कारण बैंकों का जो एनपीए काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि 2008 से पहले 2008 से पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा बूम था, और 8 में जैसे ही रिसेशन आया उसी कारण बैंकों का एनपीए निरंतर बढ़ना शुरू हो गया। सेकंड, लिबरल लिबरल नॉर्म्स ऑफ लैंडिंग। बैंकों के जो नॉर्म्स थे उधार देने के, वो बहुत लिबरल थे। इसके कारण बहुत तेजी से एनपी बढ़ा, बहुत तेजी से लोन दिया, बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर ने बहुत ज़्यादा लोन लिया। ये भी एक रीजन था कि लिबरल नॉर्म्स थे बैंकों के लोन लेने के, देने के। थर्ड, पहला ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल नॉर्म्स ऑफ लैंडिंग। थर्ड, क्राइसिस इन कॉर्पोरेट सेक्टर। आफ्टर 2008 के बाद जब सब प्राइम क्राइसिस आई यूएसए में, उसके बाद हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर था उसमें बहुत तेजी से जो उनकी डिमांड थी ड्यू टू ग्लोबल क्राइसिस के कारण उनकी जो प्रोडक्ट की डिमांड थी बहुत नीचे गिर गई। न केवल डोमेस्टिक डिमांड रही बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांड निरंतर घटती रही। ये भी एक रीज़न था कि क्योंकि ज़्यादातर जो एनपी है आज इंडिया में वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, एक रीज़न ये भी है। फोर्थ, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग लाइक एमएसएमई, फार्मर, एजुकेशन लोन, SC/ST लोन, ये कुछ ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर लोन था कि ड्यू टू प्रायोरिटी सेक्टर लोन रिकवरी नहीं हो पाई और निरंतर जो एनपी है वो बढ़ता रहा। नेक्स्ट, फिफ्थ है करप्शन। करप्शन भी एक जिम्मेदार फैक्टर रहा जिसके कारण देश में इंडिया में एनपीए निरंतर बढ़ता रहा। ये कुछ बेसिक कारण हैं एनपीए क्यों बढ़ा इंडिया में, क्योंकि मेजर जो कारण है, क्योंकि 2008 से पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा बूम था। इंडिया में 2008 के बाद या 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस आई यूएसए में, उसके बाद हमारे पूरी दुनिया में मंदी आ गई और उसका इफेक्ट हमारे देश में पड़ा। हमारे देश का कॉर्पोरेट सेक्टर की जो डिमांड थी वो निरंतर घटती गई और एनपीए बढ़ने का एक कॉर्पोरेट सेक्टर का रिसेशन, उनका प्रोडक्ट नहीं बिका, एक ग्लोबल क्राइसिस, एक एमएस जैसे प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग ने जो पैसा लिया था वो वापस नहीं कर पाए, एक करप्शन, एक जो नॉर्म्स थे बैंकों को लोन देने के वो बहुत लिबरल थे। ये सब क्या है कॉजेज ऑफ एनपीए इन इंडिया कि एनपीए क्यों बढ़ा इंडिया में। अब एनपीए को दूर करने के लिए कई कई वो चलाए, सरकार ने कई स्टेप लिए कि एनपीए को कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे एक इसमें मिशन चलाया 2015 में, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष एक प्रोग्राम चलाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने, टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए इन इंडिया। इसमें जैसे कुछ सुधार किए अपॉइंटमेंट में,
जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें अपॉइंटमेंट होती है कर्मचारियों की, उसमें सुधार किया। बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया, 2015 में बैंक बोर्ड ब्यूरो बना, लेकिन 2022 में 2022 में बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिमूव कर दिया और उसकी जगह FSIB एक संस्था बन गई, फाइनेंशियल सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सॉरी फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशन ब्यूरो इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ये किसकी जगह बना? बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह। बैंक बोर्ड ब्यूरो कब बना? 2015 में। इसकी जगह क्या बन गया अब 2022 में? FSIB। ये सभी मिशन किसके अंडर है? अंडर मिशन इंद्रधनुष। जैसे डिस्ट्रेसिंग पब्लिक सेक्टर बैंक में जो स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा था, उसको दूर किया। कैपिटलाइजेशन अंडर मिशन इंद्रधनुष, सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक में काफी इन्फ्यूज किया पैसा, काफी पैसा दिया उधार। एम्पावरमेंट किया बैंकों को, बैंकों की अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करी, जो बैंकों की जो गवर्नेंस है उसमें सुधार किया अंडर मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स वर टेकन टू एड्रेस द एनपीए क्राइसिस। इंडिया में एनपीए को दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए? जैसे मैं बात करूं स्टेप की, जैसे 1993 में एक स्टेप था DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। 1993 में टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की शुरुआत की, DRTS, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। सेकेंड, 2002 में तरफा ESI एक्ट, एनपीए को दूर करने के लिए तरफा ESI एक्ट, सरफेसी एक्ट बोलते हैं इसको। थर्ड, 2015 में इंद्रधनुष स्कीम आया, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो अभी हमने डिस्कस करी है। DRT सरफेसी एक्ट 2002 में, इंद्रधनुष 15 में, उसके बाद 2017 में आ, हालांकि 2002 में आ गया था लेकिन 17 में इसको रिफॉर्म किया था। इसमें PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, और 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया। ये कुछ स्टेप है सरकार ने जो लिए हैं टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए, क्योंकि एनपीए अब पिछले 10 साल में पहली बार एनपीए घटा है। क्योंकि एनपीए भारत की अगर बात करूँ, एनपीए जो जितने डेवलप कंट्री हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे जापान है, चाहे USA है, चाहे जर्मनी है, फ्रांस है, उनमें एनपीए लेस देन 2% है, बहुत कम एनपीए है। बट रसिया है, इंडिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, इनमें एनपीए काफ़ी है। और एनपीए को दूर करने के लिए जो प्रॉब्लम एनपीए बढ़ रही है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार ने काफ़ी स्टेप लिए। जैसे मैंने बताया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, सरकार ने मिशन इंद्रधनुष चलाया, सरकार ने PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एक प्रोग्राम चलाया, सरकार ने DRT डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल चलाया, सरकार ने सरफेसी एक्ट लाई। ये कुछ मेजर स्कीम है जिसके तहत सरकार ने एनपीए को दूर किया। हालांकि 2017 में सरकार ने S4 एक प्रोग्राम चला था, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। ये 2017 में आई थी। एनपीए को दूर करने के लिए ये कुछ स्कीम्स हैं टू
रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए। एनपीए आईएएस प्रीलिम्स और डिफरेंस स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपीएससी या डिफरेंस स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है कि पिछले 10 साल में जो एनपीए है इंडिया में पहली बार घटा है, बढ़ा है या निरंतर बढ़ रहा। एनपीए निरंतर बढ़ रहा था, लेकिन पिछले अब 2023 में जो रिपोर्ट आई आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, उसने बताया कि एनपीए इंडिया में घट रहा। एनपीए क्यों घट रहा? अब सरकार ने काफ़ी रिफॉर्म्स कर दिए, काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। सरकार ने जो बैंकों का, जैसे सरकार ने 2021 में सरकार ने एक बैड बैंक की भी बात करी। बैड बैंक, एनपी को दूर करने के लिए बैड बैंक या नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को, एनआरसीएल, ये बैड बैंक, मेन मोटिव बैड बैंक है। 2021-22 के बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। व्हाट डू बाई बैड बैंक? बैड बैंक क्या है? बैड बैंक क्या है? बैंकों से एनपीए को बाई करेगा, बैंकों का जो एनपीए बढ़ रहा है उसको बाई करेगा, और जो बैंकों में जो इकोनॉमिक बर्डन बढ़ रहा है, बैंकों का जो एनपीए बढ़ रहा है उसको कम करेगा। बैंकों का जो इकोनॉमिक बर्डन है उसको कम करने के लिए बैड बैंक का कंसेप्ट आया इंडिया में 2021-22 में। इसका मेन मोटिव क्या है? बैंकों का जो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है, वित्तीय बोझ बढ़ रहा है बैंकों पर, उसको कम करेगा। ये मेन मोटिव है बैड बैंक का, बैड बैंक। अब क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, या कौन कौन स्टेप हैं जो रिमूव करेंगे एनपीए को। करंट स्टेटस क्या है एनपीए का, एनपीए कितना है, एनपीए बढ़ रहा। अब मैंने पहले बताया पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीए ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर बैंक की अपेक्षा, प्राइवेट सेक्टर बैंकों का एनपीए कम है। ये था एनपीए का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आईएएस प्रीलिम्स और डिफरेंस स्टेट पीसीएस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा।